ओके, सो मॉक टेस्ट पेपर्स न्यू सिलेबस का रिलीज़ मार्च बिगिनिंग से होना चालू हो गया और इसका सब जन को इंतज़ार था बिकॉज एमटीपी से एग्जैक्टली पता चलेगा कि सी इंस्टीट्यूट जो न्यू सिलेबस में एग्जामिनेशन लेने वाला है उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बिकॉज 30% तो MCQs होंगे, 70% वही डिस्क्रिप्टिव। तो एग्जैक्टली किस तरह से देगा, MCQ 1 नंबर के होंगे कि 2 नंबर के, केस स्टडी टाइप होंगे कि सिंगल होंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में कितना थियरी होगा, कितना प्रैक्टिकल होगा, और उसके अलावा जो न्यू पोर्शन आया है उसमें से कितना देंगे ये लोग, पुराने पोर्शन से कितना देंगे। नाउ दिस इज़ ऑल अज्यूमिंग दैट MTP इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एक्चुअल पेपर। तो एक बार मान लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट नो द एक्चुअल पेपर। तो मैंने बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस किया है MTP सीरीज़ 1 का, और वो एनालिसिस जो है आपके साथ पहले शेयर कर रहा हूँ। तो इन दैट केस हैव अ लुक प्लीज़। तो ये अपना पेपर है 100 मार्क्स का। 6 मार्च को ये पेपर, मॉक पेपर आपको 2 से 5 के बीच पे देना था। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल गेव इट। और इसके अंदर पार्ट 1 30 नंबर का MCQ है विच इज़ कंपल्सरी, देयर आर नो ऑप्शंस। और जो पार्ट 2 है वो ऑब्वियसली 70 मार्क्स का है, ठीक है। पार्ट 2 जो है वो 70 मार्क्स का है, ये पार्ट 2। और ये जो 70 मार्क्स का पार्ट 2 है, इट इज़ 14 × 5 70। तो अकॉर्डिंगली 5 क्वेश्चन करने हैं 14 नंबर के, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। तो टोटल में 6 क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, ये तो करना ही पड़ेगा, और बाकी के 5 क्वेश्चन में से 4 करना है। समझ गए? तो दिस इज़ द स्टेटस ऑफ दिस पेपर। नाउ मैंने ये वीडियो का मेरा पर्पस है आपसे पहले एनालिसिस शेयर करना MTP के बारे में। तो एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया अभी, तो मैं आपको शो कर रहा हूँ। लुक एट द एनालिसिस प्लीज़। तो वी गो टू ओके, सो वी गो टू शीट 1। तो ये शीट 1 है, आपको दिख रहा होगा। इसमें पार्ट 1 का एनालिसिस है, ये पार्ट 1 जिसमें केस स्टडी बेस्ड MCQs है। और ये सारे के सारे MCQs टोटल में 15 दिए हुए हैं, आपको दिखा 1 से लेके 15 MCQs आर गिवन। और ये 15 MCQs 2 नंबर के हैं, 2 मार्क्स ईच, टोटल 30 मार्क्स। तो पहली बात तो है दिस इज़ बैड बिकॉज बहुत सारे MCQs इतने सिंपल है कि वो 1 नंबर के होने चाहिए थे, और कुछ MCQs 3 नंबर के होने चाहिए थे। पर इनको तो जोर आता है ना कि कहीं 1 नंबर कहीं 3 नंबर कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्रेन लग जाएगा, मेहनत पसीना लग जाएगा। तो इसलिए छोड़ना यार, 2 नंबर का MCQ डाल देते हैं। चाहे चोमू वाला MCQ है वो भी 2 नंबर, चाहे डिफ़िकल्ट वाला MCQ है वो भी 2 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से सारे के सारे MCQs जो है इसके अंदर डल गए हैं। ओके, नाउ MCQ सारे के सारे केस स्टडी ओरिएंटेड है, केस स्टडी ओरिएंटेड। तो विच मीन्स दैट पहला वाला केस स्टडी इज ऑन म्यूचुअल फंड, दूसरा वाला केस स्टडी इज ऑन बॉन्ड वैल्यूएशन, तीसरा वाला केस स्टडी इज ऑन सिक्योरिटी एनालिसिस, चौथा वाला केस स्टडी इज ऑन मर्जर्स एंड एक्विजिशन। म्यूचुअल फंड, बॉन्ड वैल्यूएशन, सिक्योरिटी और मर्जर्स, ये 4 केस स्टडीज है टोटल में। ओके, उसके अंदर मैंने सब टॉपिक लिखा है कि म्यूचुअल फंड में किस पोर्शन से रिटर्न कैलकुलेशन जो अपने रिटर्न निकालते हैं NAV बेस्ड। बॉन्ड वैल्यूएशन में ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड का है, याद होगा आपको, जहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू, कन्वर्जन वैल्यू, डाउनसाइड रिस्क, फिर बेसिक्स ऑफ बॉन्ड एंड इक्विटी से है, फिर पोस्ट मर्जर EPS एंड बूटस्ट्रैप इफेक्ट से है। वो सब टॉपिक लिखा हुआ है। थियरी कितना है? थियरी केवल 3 MCQ थियरी है 6 नंबर का, और बाकी का सारा MCQ प्रैक्टिकल है। तो 6 नंबर का थियरी है, 24 नंबर का प्रैक्टिकल है इन द MCQ सेक्शन, ठीक है। उसके बाद नया कितना है? नया 6 नंबर का है, और पुराना यानी ओल्ड सिलेबस जो था ना SFM का, उससे 24 नंबर का है। इनफैक्ट ये जो नया बोल रहा हूँ ना, ये भी पुराने सिलेबस से कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दिया है बिकॉज नए टाइप का है। वरना पूरा का पूरा 30 नंबर जो MCQ का है ये ओल्ड सिलेबस से आ गया है, मतलब इसमें कोई नया सिलेबस का रोल नहीं है। ओके, बिलीव मी, मैंने करने को यहाँ 6 नंबर न्यू सिलेबस में डाल दिया। जो रेड किया हुआ है ना सिक्योरिटी एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 10 MCQ, वो एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस का मतलब गलत है, कंसेप्चुअली रॉन्ग है।
हो सकता है स्टूडेंट गेस कर सकता था आंसर, तो उसको ख्याल ही नहीं आएगा कॉन्सेप्ट का, ये कॉन्सेप्ट गया तेल लेने, बट अदरवाइज एक क्वेश्चन रॉन्ग है, मैं दिखा दूंगा कैसे रॉन्ग है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 का एनालिसिस है। जो पार्ट 2 है ना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी वैसे ही किया हुआ है, 1A 1B 1C डेरिवेटिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टार्टअप, उसके अंदर कौन सा सब टॉपिक है वो दिया हुआ है, थियरी कौन सा है, प्रैक्टिकल कौन सा है, न्यू कौन सा है, रिपीटेड कौन सा है, रिपीटेड माने ओल्ड सिलेबस का बेसिकली, मार्क्स कितने कितने का है, स्पेशल कमेंट, डिफिकल्ट है कि ईजी है वो भी मैंने लिखा है, डिफिकल्ट है कि ईजी है कि एम्बिगुअस है, ओके वहाँ शीट 1 में भी था। तो सारे के सारे क्वेश्चंस इजी थे, शीट 1 में मल्टीपल चॉइस केवल एक एम्बिगुअस था, और शीट 2 में मेरे ख्याल से केवल एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है, वो है डेरिवेटिव्स का ऑप्शन हेजिंग का। वो हेजिंग थ्रू ऑप्शंस में हमेशा से ही हालत ख़राब होता है स्टूडेंट का, पता नहीं क्यों, क्लास पे तो बहुत ही बढ़िया से कराते हैं, बट सिर्फ उसका प्रैक्टिस कम है तो लोग उस पर मिस्टेक करते हैं, तो वो मैंने डिफिकल्ट बोला है, बाकी सारे क्वेश्चन एकदम ईजी है, और 2 क्वेश्चन एम्बिगुअस है, तो एम्बिगुअस को ऑब्वियसली आप डिफिकल्ट मान सकते हो, ठीक है। तो ये शीट मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से, ये वाली शीट, इसका एक्चुअली मैं पाई चार्ट ये सब बनाना चाहता था जिससे और दिख जाता, ठीक है, बट उतना टाइम मेरे को नहीं मिला एंड आई वांटेड टू रिकॉर्ड द वीडियो, ठीक है। तो ये सारांश है, प्रैक्टिकल वर्सेस थियरी, 56 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 28 का थियरी, इजी डिफिकल्ट, इजी 64 नंबर का, डिफिकल्ट 6 नंबर का, और एम्बिगुअस 14 नंबर का, आपको ऊपर में दिख रहा होगा, ठीक है, ये स्टेटस है। चलिए अब जो एम्बिगुअस क्वेश्चंस है ना वो एक्चुअली देख लेते हैं। तो एम्बिगुअस क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो एम्बिगुअस क्वेश्चन में एक तो केस स्टडी 3 में, लेट्स हैव अ लुक। Suppose you are a financial consultant and following 3 clients have approached you to seeking financial advice on the investments to be made in securities. समझे? 3 clients हैं जिनके आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, ठीक है, तो आप एडवाइस करोगे कि भाई कैसे पैसा लगाएं। All these clients have different background and have risk appetite as well as perception to the market. मतलब बैकग्राउंड अलग है, रिस्क एपेटाइट अलग है, ज्ञान दे रहे हैं। Client A wants to invest in fixed income avenues and therefore he is looking at the credit rating of the securities as well as financial ratios such as interest coverage ratio, earning power and the general prospect of the industry. Okay. Client B wants to earn a fixed income over a period of time by holding security till maturity. Last तक होल्ड करेगा। तो client A भी fixed income, client B भी fixed income. Client A को थोड़ा default का चिंता है और client B जो है वो held to maturity करेगा। Client C wants to earn more by taking more risk, therefore he is more interested in investing in stocks. He believes that price reflects all information found in the record of prices and volumes. ठीक है, यानी कि वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है कि पास्ट प्राइसेस रिफ्लेक्ट एवरीथिंग, आप ट्रेंड देख के टेक्निकल एनालिसिस से फायदा नहीं उठा सकते हो, ठीक है, वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट है। पहला क्वेश्चन, द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन सेलेक्टिंग फिक्स्ड इनकम फॉर क्लाइंट ए, तो क्लाइंट ए का तो साफ साफ क्रेडिट रेटिंग का बात किया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का बात किया, तो उसके लिए सबसे मेन फैक्टर क्या है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, कि भाई पैसा तो नहीं मर जाएगा, ठीक है। नंबर 10, द मेन फैक्टर दैट हैज टू बी इवैल्यूएटेड इन द सिलेक्शन ऑफ बॉन्ड फॉर क्लाइंट बी शुड बी, तो क्लाइंट बी का लिखा हुआ था फिक्स्ड इनकम और लास्ट तक होल्ड करेगा टिल मैच्योरिटी। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेस द आंसर इज यील्ड टू मैच्योरिटी, YTM, बिकॉज टू मैच्योरिटी, वहां पे भी मैच्योरिटी 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 मैच, बट ये कंसेप्चुअली रॉन्ग है बिकॉज YTM का 2 मेन अजम्पशन है, 3 है, मैं 2 पे फोकस कर रहा हूं। पहला अजम्पशन है द बॉन्ड इज हेल्ड टू मैच्योरिटी, जो ये लोग यहां पे दिए है, और दूसरा अजम्पशन है कि द री इन्वेस्टमेंट रेट शैल बी इक्वल टू प्रॉमिस्ड YTM, यानी इंटरेस्ट रेट विल नॉट चेंज, बट वो कहां पे कैप्चर किया, तो कॉन्सेप्ट तो स्पॉइल हो रहा है ना, बिकॉज क्लास में चेप के कराए हुए। 3 अजम्पशन था। पहला अजम्पशन था YTM का कि द बॉन्ड विल पे ऑल कैश फ्लोज ऑन टाइम, कोई डिफॉल्ट विफॉल्ट नहीं होगा, वो एकदम टाइमली पैसा देगा सारा। दूसरा, बॉन्ड को लास्ट तक होल्ड करेंगे। तीसरा, बीच में जो पैसा आएगा उसको री इन्वेस्ट करेंगे प्रॉमिस्ड YTM पे, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, बट वो यहाँ पे इग्नोर्ड है, तो कंसेप्चुअली रॉन्ग है, ठीक है। तो इसलिए जब रिवाइज करें तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंसेप्चुअली रॉन्ग है, बट आई एम श्योर 99% स्टूडेंट्स विल नॉट अप्रिशिएट दिस, दे विल से दैट सर फालतू ज्ञान दे रहे हैं आप, समझ में तो आ रहा था, बस ठीक है, बढ़िया बात है। 11, इफ वीक फॉर्म एफिशिएंसी इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, यानी टेक्निकल एनालिसिस यूजलेस, देन विच अप्रोच इज बेस्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स? फंडामेंटल एनालिसिस
इसमें और एक ऑप्शन होना चाहिए था कि फंडामेंटल एनालिसिस एज वेल एज इनसाइडर इंफॉर्मेशन, बट ऑब्वियसली इनसाइडर इंफॉर्मेशन इलीगल है, तो फंडामेंटल एनालिसिस द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग तरह का मल्टीपल चॉइस था एज कंपेयर टू क्लास में जो हुआ होगा, बट कॉमन सेंसिकल था। आई थिंक स्टूडेंट्स वुड एंजॉय दिस। ठीक है, स्पेशली दोज जो कमती प्रिपेयर्ड है, बिकॉज जो कमती प्रिपेयर्ड है उनसे प्रैक्टिकल तो हो सकता है होगा नहीं। ठीक है, आई एम नॉट गिविंग अ टॉन्ट बट आई एम ट्राइंग टू जस्ट स्टेट द फैक्ट। उसके बाद इफ वी कम टू द पार्ट 2 जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को बिकॉज ऑप्शन हेजिंग का क्वेश्चन है। अभी मई 23 एग्जामिने ये क्या बोलते हैं यार, नवंबर 23 एग्जामिनेशन जो था उसमें भी ऑप्शन हेजिंग का क्वेश्चन आया था। ठीक है, पहली बार ऑप्शन राइट करके हेज करना था, सेल करके, और ये क्वेश्चन तो क्या पुराना क्वेश्चन है जो ऑलरेडी बुक में है, अपने किए हुए हैं। जो लोग भी क्लासेस किए हैं वो लोग की क्लास में अगर चेक करेंगे बुक में दिस क्वेश्चन हैज़ बीन डन, तो मैंने एक्सेल शीट में इसको रिपीटेड में डाला है। ओके, एक्सेल शीट में मैंने इसको रिपीटेड में डाला है। देखिए ये डेरिवेटिव्स का आई पुट इट इन डिफिकल्ट बट रिपीटेड, यस इट इज रिपीटेड। जिसको याद नहीं है उसका कुछ नहीं हो सकता भाई, कॉपी खोल, बिकॉज कॉपी इज द भगवद गीता। ठीक है, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन एम्बिगुअस है वो क्वेश्चन ये है, ये वाला। डिविडेंड दिया हुआ है 5 रुपीज़। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2B, D05। कितना शरीफ से बोल दिया, D05। डिस्काउंट रेट 10.5% RE, ग्रोथ रेट 4% G, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक। तो D1 बाय RE माइनस G, 5 इंटू 1.105 डिवाइडेड बाय 6.5%, कोई भी निकाल लेगा। ठीक है, इवेल्युएट वेदर द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड इफ द स्टॉक प्राइस इज 70। यहीं पे फुल स्टॉप मार देना चाहिए था, बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू फर्स्ट पार्ट में निकाल लिए, तो सेकेंड पार्ट में 70 से कंपेयर करे और सम खत्म। बट अब क्या बोल रहे हैं, जोश में ROE 18% है, EPS 4.5 है, तो EPS 4.5 और डिविडेंड 5 है। भाई पगला गए हो क्या? तो ये पगलाया हुआ क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है, एम्बिगुअस अंडरस्टैंड सॉल्यूशन है इसका, जो बोलते हैं ना अंडरस्टैंड सॉल्यूशन। ठीक है, वो अंडरस्टैंड सॉल्यूशन आपको सॉल्यूशन देख के प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज मैं असमर्थ हूं। ओके, मैं असमर्थ हूं अंडरस्टैंड को समझाने में। ओके, अंडरस्टैंड को आपको देख के जाना पड़ेगा। तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, क्लास में कराए हुए, फ्रस्ट्रेट होकर कराते हैं क्वेश्चन, बिकॉज कोई माई बाप नहीं है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो नेगेटिव रिटेंशन रेशियो निकाल नुकुल के इस क्वेश्चन को किया है ये लोग, बिकॉज पे आउट रेशियो तो 100% से ऊपर हो गया, तो नेगेटिव रिटेंशन हो गया, तो गॉड नोस क्या किया, मेरे को याद ही नहीं है। सर आपको याद नहीं है? एकदम भी याद नहीं है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, बिकॉज आई एम नॉट बेसिंग माई नॉलेज अपॉन याददाश्त। ठीक है, बट यू हैव टू फॉर द एग्जाम। सो ये क्वेश्चन टोटली एम्बिगुअस है। उसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है पोर्टफोलियो का, उतना तो एम्बिगुअस नहीं है, बट ये भी कंसेप्चुअली एम्बिगुअस है। ओके, कंसेप्चुअली एम्बिगुअस है, ये भी क्लास में कराया हुआ है। MFA MFB और मार्केट मिक्स बोल के क्वेश्चन था, MFA MFB मार्केट मिक्स। Q4 में कम से कम 50 बार इसका डाउट पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, इसमें TR SR UR रहेगा। बाकी क्वेश्चन आर वेरी वेरी इजी। लास्ट क्वेश्चन कैम्ब्रिज का है, कोई CA इंटर का स्टूडेंट है वो नींद में क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का। तो आई डोंट नो अगर इतना इजी आएगा तो स्टूडेंट्स जो मायोपिक होते हैं ना, वो लोग बोलेंगे यार संजय सर आप सर डिसीजन ट्री इतना लंबा चौड़ा करा दिए थे, पर आया क्या एग्जाम में? CA इंटर का स्टफ सही तो है, फालतू में मैं किया, मेरे को करना नहीं चाहिए था। तो दो बात, एक तो किसी को पता नहीं किस टर्म में क्या देगा, मेरे को तो पता नहीं, आपको पता है तो अलग बात है। और दूसरी बात है, पढ़ना पूरा है, एग्जाम में इतना सा आएगा जिससे वो बाकी का नॉलेज रियल लाइफ में काम आए। सर हमको रियल लाइफ से मतलब नहीं है, तो भाई आई डोंट नो, आई वॉज परहैप्स नॉट टीचिंग फॉर यू। सिलेबस के दायरे में पढ़ाएं, जो इंस्टीट्यूट के मैट में वही पढ़ाएं। जो थियरी क्वेश्चंस हैं, एक बार थियरी क्वेश्चन दिखा दें। जो थियरी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, वो थियरी क्वेश्चंस ज़्यादातर सारे के सारे नए वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये जो थियरी क्वेश्चन है, कौन सा? यूनिकॉर्न, ये स्टार्टअप में नया थियरी क्वेश्चन ऐड हुआ है। ये जो थियरी क्वेश्चन है टोकनाइजेशन, नया थियरी क्वेश्चन है। ओके, और ये जो CDO के ऊपर थियरी क्वेश्चन है, नया थियरी क्वेश्चन है। सारा का सारा अमेंडमेंट क्लासेस में मिलेगा, जो लोग अमेंडमेंट क्लासेस को सब्सक्राइब किए हैं।
और ये थियरी क्वेश्चंस मैंने 2-2, 5-5 मिनट में कवर किए थे, टान टान के नहीं करवाए थे। तो थियरी क्वेश्चन जो है वो ये वाला जो क्वेश्चन था यूनिकॉर्न वाला, यस, ये यूनिकॉर्न नया वाला थियरी क्वेश्चन है जो पहले नहीं था, अमेंडमेंट क्लासेस में कराया हुआ है। फिर उसके बाद ये एक थियरी क्वेश्चन है यहाँ पे टोकनाइजेशन के ऊपर, ये भी अमेंडमेंट क्लास में कराया हुआ है। ये थियरी क्वेश्चन है सीडीओ के ऊपर, ये प्रैक्टिकल अमेंडमेंट क्लास नंबर 6 में है सीडीओ के ऊपर, बिकॉज मेरे को लगता है सीडीओ पे प्रैक्टिकल भी आ सकता है, तो मैंने इस थियरी को प्रैक्टिकल में डाला था, थियरी में नहीं, ठीक है ना। तो थियरी क्वेश्चन में जैसे मैंने बोला हम लोग के 3 तरह के थियरी एसएससीआई में, एक थियरी है कैटेगरी 1 जिसमें अमेंडमेंट वाला थियरी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा थियरी है जो नया नहीं ऑलरेडी था एसएफएम में बट जो इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं, और तीसरा है कैटेगरी 3 जो कि लेस इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उस तरह से थियरी को क्लासीफाई कर रखा है। सो एमटीपी को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करा सकते थे, पर जो क्वेश्चन कराया हुआ है ईजी है, वो क्यों किसी का भी टाइम वेस्ट करे। ऑब्वियसली यू हैव टू पिक इट अप एंड सॉल्व इट, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू हैव टू आस्क द डाउट्स ऑन क्यू फोरम। ओके, सो आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट टाइम, देयर इज नो टाइम इन फैक्ट फॉर एनीबडी। आई होप आपने ये 15-20 मिनट स्पेंड किया मेरे साथ और एक्सेल शीट को ठीक से स्टडी करेंगे तो पैटर्न ऑफ द पेपर पता चलेगा, जिससे आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। ये सीरीज़ 1 था, सीरीज़ 2 में देखते हैं कुछ पैटर्न चेंज होता है क्या, और आरटीपी में तो पैटर्न नहीं पता चलता है, क्वेश्चन का एक्सपोजर पता चलता है, ठीक है ना। ओके, सो दैट इज वेयर आई एंड। थैंक यू।